अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने एक एमसीक्यूज़ लेक्चर सीरीज़ शुरू की है और ये सारे एमसीक्यूज़ जो है आपका कोई भी टेस्ट हो, मतलब इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड। देखिए, अगर आपको कोई गेट टेस्ट हो, एमफिल के लिए आप कोई टेस्ट दे रहे हो, या आपका कोई भी कमीशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, या जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कोई भी कमीशन आपका हो, या इसके अलावा अगर आप कोई एसएस की तैयारी आप करते हो, मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपका हो, मतलब इंग्लिश रिलेटेड से कोई भी आपका टेस्ट हो, इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड, इंशाल्लाह बेटा ये वाले लेक्चर जो है आपके बड़े हेल्प वो करेंगे और ये साबित करेंगे कि वाकई जो है हम हर एक एमसीक्यू जो है इस बात का दलील देगा कि वाकई जो है मेरा बड़ा अहमियत है, लेकिन आपने मुझे वेस्ट की है। एनीवेज, तो शुरू करते हैं बेटा। टीएस इलियट के ऊपर आज हमारा जो एमसीक्यूज़ है, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो टीएस इलियट के ऊपर आज हमारा लेक्चर है। टीएस इलियट वाज अ पोएट, एक पोएट भी था, ड्रामाटिस्ट भी था, लिटरेरी क्रिटिक भी था, एंड नोबेल प्राइज विनर भी था। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर उसके बारे में हम बात कर ले, टीएस इलियट की ज़िंदगी के बारे में, तो ये हमारे पास अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में जो है उसने 1941 में वो उसने फिर यूनाइटेड के मतलब यूके, उसने वो इंग्लैंड में वो चला गया, जिधर जो है उसको बड़ा शोहरत मिला। आपको 90 उसको ही वॉज ग्रांटेड ब्रिटिश सिटीजनशिप इन 1927। ये आपका एमसीक्यूज है। और 1927 में जब उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिला, उस टाइम उसका एज था 39 साल। तो ये आपका एमसीक्यूज है कि उसको कब ब्रिटिश सिटीजनशिप मिला था, 1927 में, और उस टाइम पे उसका एज 39 साल था। अच्छा, अब इलियट हब हम कब पैदा हुआ था, तो 26 सितंबर 1888 में वो पैदा हुआ था, और उसके अब्बू का नाम था हेनरी वेवर इलियट, और उसका अम्मी जो थी वो है शार्लोटी चैम्प-स्टेरन। और शार्लोटी चैम्प-स्टेरन जो था ये टीएस इलियट की मदर हैं, और ये हमारे पास भी एक शायरा भी थी और साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। अच्छा, साथ साथ टीएस इलियट के हमारे पास 6 सिबलिंग्स थे, 6 सिबलिंग टीएस इलियट हैड, और वो सबसे यंगेस्ट था। आपको पता है कि टीएस इलियट का पूरा नाम, तो उसका पूरा नाम था थॉमस स्टेन्स इलियट। थॉमस स्टेन्स इलियट was his full name. In 1998 he started his education. 1998 में उसने जो है अपना एजुकेशन शुरू की। ठीक है बेटा। He went to Smith Academy where he learned Latin, Greek, French and German until he left the school in 1905. सॉरी, ये 1898 में जो है उसने अपने 1898 में उसने एजुकेशन शुरू की। कहाँ पर और वो जो है वो स्मिथ एकेडमी चला गया। स्मिथ एकेडमी जिधर जो है उसने लैटिन भी सीखा, ग्रीक भी सीखा, फ्रेंच भी सीखा, इन जर्मन, और फिर जो है उसने 1905 में वो उससे वो फारिग हुआ उस एकेडमी से। आगे स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए ही वेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला गया। तो वहाँ पर वो डॉक्टरल स्टडी के लिए, मतलब पीएचडी के लिए वो उधर चला गया, लेकिन उसको वो एफ.एच. ब्रेडले का राइटिंग उसको बहुत पसंद था, और वो उधर पढ़ते पढ़ते जो है एफ.एच. ब्रेडले के राइटिंग वो पढ़ता रहा। ये आपका एमसीक्यू है, एफ.एच. ब्रेडले। ठीक है। इलियट met his future wife Wayne Haywood at a Cambridge lecturer in Oxford University. अच्छा, वो अपने फ्यूचर वाइफ के साथ मिला जिसका नाम था वायने हाईवुड, VIVIENNE और HIGHWOOD। वायने हाईवुड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसको वो मिला, ये सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके साथ मिला, और ये लड़की जो थी ये कैम्ब्रिज में लेक्चरर थी। ही मैरिड वायने हाईवुड इन 1915। ये आपका एमसीक्यूज है कि कब उसने टीएस इलियट ने वायने हाईवुड के साथ शादी की, सो 1915 में। और ही सेटल्ड विथ हिज वाइफ इन लंदन
सपोर्टेड हिमसेल्फ विथ स्मॉल टीचिंग जॉब्स। तो वो अपने बीवी के साथ लंदन में सेट हुआ और वो छोटे टीचिंग जॉब्स करते हुए खुद को लंदन में वो सपोर्ट की, मतलब लंदन में वो ज़िंदगी गुजारता रहा। ही वॉज अ टीचर इन हाईजेट स्कूल, ये MCQs हैं। ही वॉज अ टीचर इन हाईजेट स्कूल एंड देन रॉयल ग्रामर स्कूल। इन 1917 ही वॉज हायर्ड बाई लॉयड्स बैंक इन लंदन वेयर ही डिल्ट विद द फॉरेन अकाउंट्स। फिर 1917 में उसको एक बैंक में जो है वो जॉब मिला जिसका नाम था लॉयड्स बैंक, ठीक है, और वो फॉरेन अकाउंट्स के साथ वो बड़ा डील करता था। तो ये आपका MCQs हो सकता है कि T.S. Eliot वॉज ऑल्सो अ बैंकर, उसको बैंक में भी जॉब मिला था। ही लेफ्ट द बैंक जॉब इन 1925, तो 1917 में उसको मिला था, 1925 में उसने बैंक जॉब छोड़ा। इन 1927 इलियट कन्वर्टेड एंग्लिकनिज्म। एंग्लिकनिज्म हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कैथोलिक चर्च है और प्रोटेस्टेंट चर्च है, और फिर जो है प्रोटेस्टेंट से फिर एंग्लिकन चर्च जो है वो नेक्स्ट निकला है, तो वो एंड बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। और ये हमारे पास जो है, अगर आप हेनरिएट जानते हो, हेनरिएट हमारे पास जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ का अब्बू था, फादर था। इसके साथ जो है ये हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट चर्च जो था और बाद में एंग्लिकन चर्च जो थे, तब से वो आते वारे हैं। तो वीवाई ने पास्ड अवे इन 1947, जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था ना, उस टाइम पे उसका डेथ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। विथ हुम इलियट्स मैरिज वॉज नॉट सक्सेसफुल, जिसके साथ इलियट का शादी भी 1947 में। ये आप इसी के साथ वो कुछ लिंक करते जाए तो आपकी वो मसला होगा, मसला नहीं होगा कि उसका वो डेथ जो था 1947 में, मतलब पाकिस्तान की आज़ादी के दिन पे जो है, साल में सारी, तो उसका फिर वो डेथ हुई। और वो ऐसा कहते हैं क्रिटिक्स कि द मैरिज वॉज नॉट सक्सेसफुल। अच्छा, आपको इस बात का पता है कि T.S. Eliot का फर्स्ट बुक कौन सा था? तो प्रोफोक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन, उसका फर्स्ट किताब का नाम था प्रोफोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ही मैरिड अ सेकंड टाइम, फिर जो है उसने जब दूसरी शादी की तो अपने प्रीवियस सेक्रेटरी गर्ल के साथ उसने शादी की जिसका नाम है इज़मी वाइने फ्लेचर जो है, और ये बहुत ज़्यादा उससे छोटी थी ये गर्ल जो है, उससे कई छोटी थी, यंगर थी। उसने उसके साथ वो शादी की। द मैरिज वॉज सक्सेसफुल। इलियट डाई आफ्टर 8 ईयर्स। इलियट जो है वो 8 साल बाद जो है वो उसका डेथ होगा, और देयर मैरिज, उसका वाइफ जो है वो लेटर बाद में जो है वो उसके लेटर्स और उसके जो वर्क है वो एडिट वो करने लगी, और वो जो है उसको पब्लिश वो करने लगी। अगर हम बात कर ले तो T.S. Eliot इज़ मेनली नोन फॉर हिज पोएम, वो अपने चंद पोएम्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। द लव सॉन्ग ऑफ जेल अर्टवुड प्रूफरॉक, द वेस्टलैंड आपको पता है ये इज़रा पॉन्ड को उसने डेडिकेट की। द हॉलो मैन, ऑश वेडनेसडे, फोर क्वार्टरेंस। सो ये जो है उसकी मशहूर पोएम्स है। द वेस्टलैंड पब्लिश इन 1922, 1922 में वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी। एंड व्हेन ही वाज विथ हिज फर्स्ट वाइफ, जब वो अपने पहले बीवी के से वीवाई ने हाइवुड के साथ जब वो था, तो उसी टाइम पे ये पब्लिश हुआ था। एंड द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हिज मैरिज। तो ये वेस्टलैंड जो था जो उसके अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मतलब अपनी ज़िंदगी की और आपकी शादी की, और साथ साथ जो है बाज़ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि उसी टाइम पे जो मॉडर्निज्म चल रहा था, तो उसी टाइम पे बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था रिलीजन का और साइंस का। तो ये उसने मतलब माहौल से और अपना पर्सनल लाइफ से वो इंस्पायर होके जो है वो उसने ये द वेस्टलैंड जो था, जब वो अपने पहली बीवी के साथ 1922 में, तो उसने ये पब्लिश किया था और लिखा था। द हॉलो मैन केम इन 1925 एंड वाज मार्क्ड बाय इट्स कनेक्शन विद द पोस्ट वार यूरोप एंड रिलीजियस इश्यूज। जो पोस्ट वार था यूरोप में रिलीजियस इशू के ऊपर मैं बता दिया ना, तो द हॉलो मैन जो है वो इससे इंस्पायर हुआ था। अब हमारे पास एश वेडनेसडे, ये उसकी फर्स्ट पोएम आफ्टर कन्वर्जन, जो अब एंग्लिकनिज्म कन्वर्जन के बाद उसका जो फर्स्ट पोएम था, तो ये वेडनेसडे है और ये 1930 में आया। हिज मास्टरपीस, उसका मास्टरपीस जो है ये हमारे पास है फोर क्वार्टर्स।
तो 4 क्वार्टर जो है उसका मास्टरपीस है और इसी पोएम के ऊपर जो है उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1948 में। फिर मैं रिपीट करता हूँ, आप नोट करते जाए बेटा, आपके पास नोटबुक होना चाहिए। 4 क्वार्टर्स जो है उसका मशहूर पोएम है और इसी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1948 में। अच्छा, अब जो है टी सी इलियट ने चंद फाइन प्लेस भी प्रोड्यूस किए, जैसे कि हमारे पास द रॉक्स, तो द रॉक्स हमारे पास एक प्ले है टी सी इलियट का। दूसरा प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल जो है ये उसका दूसरा प्ले है। और ये जो है अपना मतलब ये भी जो है उसी टाइम पे उस प्लेस की वजह से भी वो बड़ा याद था। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक एंड ही वॉज एज मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। क्रिटिक था लेकिन बड़ा इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी का बड़ा मशहूर क्रिटिक था। अगर उसकी क्रिटिकल वर्क के ऊपर हम बात कर ले तो इसके क्रिटिकल ऐसे हैं ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक जो है इलियट का जो असल क्रिटिसिज्म जो है ना वो आपको मालूम होगा जब उसके आप पोएम्स पढ़ ले, जैसे कि हमारे पास द वेस्ट लैंड इन द 4 क्वार्टर्स आप पढ़ ले। उसका एक ऐसे है एक मतलब उसको क्रिटिकल ऐसे है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और बास क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अगर उसको आप वाकई जो है एक क्रिटिक देखना चाहते हैं तो द वेस्टलैंड या द 4 क्वार्टर्स आप रीड आउट कर ले या उसको देख ले। इन 1939 इलियट रोट अ बुक ऑफ लाइट वर्स ओल्ड पोसम्स। ओल्ड पोसम्स जो है ये हमारे पास एक बुक है और उसने अपने प्रैक्टिकल केट के लिए जो है मतलब अपने केट के लिए जो है उसने ये बुक जो है लिखी। द वेस्टलैंड हैज़, अब जो है द वेस्टलैंड की बात के, हैज़ 434 लाइन्स। ये बड़ा ज़बरदस्त है। द वेस्टलैंड के अंदर टोटल कितने लाइन्स के, तो 334 लाइन्स है। और ये हमारे पास ये पोएम जो है ये पहले यूके के अंदर अपीयर ज़ाहिर हुआ और इसके अंदर हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, ये हमने डिस्कस भी की है इससे पहले वीडियोस में। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक ऑल्सो नोन एज प्रूफ्रोक, इस पोएम को हम सिंपल ये जो है प्रूफ्रोक, ही बिगन राइटिंग इट इन 1910। उसने ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो है उसने 1910 में शुरू किया था और पहला उसको 1915 में पब्लिश कराया गया। इलियट के बारे में अगर हम और बात कर ले तो ये बिल्लियों का बड़ा शौकीन था और इसका जो सबसे ज़बरदस्त वो हैबिट था ना वो था स्मोकिंग, सिगरेट बहुत पीता था। ये वेस्टलैंड नहीं, इसके अंदर शेक्सपियर ने 6 लैंग्वेजेस इस्तेमाल की है, 434 लाइन्स हैं और 6 लैंग्वेजेस के अंदर वो लिखा गया। अच्छा, इलियट के आखिरी टाइम में उसका वो दिमागी हालात थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं रहा और उसको बहुत बताया गया कि वो अपना जॉब छोड़े, तो 1921 में उसने अपना जॉब छोड़ा। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक विद द रिक्वेस्ट ऑफ इज़रा पाउंड इन 1915 पब्लिश्ड। तो वो इस पोएम के ऊपर जो है हार्वर्ड एडवोकेट, ये हमारे पास एक जर्नल है, फर्स्ट पब्लिश्ड विद द सेम इलियट पोएम्स। मतलब ये जो है ये जे अल्फ्रेड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो है उसके साथ जो है हार्वर्ड एडवोकेट एक जर्नल भी हैं, तो ये दोनों साथ पब्लिश हुए थे 1915 में। तो बेटा ये हमारे वो चंद एमसीक्यूज़ थे टीस इलियट के ऊपर। अगर आपको इस एमसीक्यूज़ नोट्स की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल आप पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल आप वसूल कर सकते हैं, ये आप लोगों का बड़ा काम आएगा। सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास और भी इस तरह के नोटबुक जो है वो डायरीज़ जो है हम डायरीज़ फॉर्म में जो है हमारे पास ये सारे कलेक्टेड एमसीक्यूज़ है और आपके हर एक टेस्ट में ये बड़ा काम आ सकता है। बेटा परसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, मुश्किल नहीं है, कोई काम भी मुश्किल नहीं है। एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, इंसान हवा में उड़ सकते हैं, एशिया का कमज़ोर मुल्क इंडिया चांद पहुंच सकता है। तो एक टेस्ट पास करना है, इंटरव्यू पास करना मामूली सी बात है, लेकिन इसके लिए चाहिए परसिस्टेंट और जो है पक्का इरादा। तो इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।